सुप्रभात बच्चों। हम लोग श्री वृंदावन लाल द्वारा जी रचित शरणागत कहानी पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ठाकुर जो बुंदेला था उसने अपने धर्म का पालन करते हुए रज्जब कसाई को अपने घर में एक रात बिताने की अनुमति तो दे दी, परंतु लोग क्या कहेंगे इस डर से रज्जब और उसकी बीमार पत्नी को प्रातःकाल ही घर से बाहर जाने के लिए कहा। रज्जब अपनी बीमार पत्नी को लेकर बाहर पेड़ की छाया में बैठ गया और ललितपुर जाने के लिए कोई गाड़ी देखने लगा। कहानी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ। रज्जब ने दांत पीसे, कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कहने लगा, भाई आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। उसको टस से मस न होता देखकर रज्जब ने और पैसे दिए, तब उसने गाड़ी हाँकी। रज्जब ने ललितपुर जाने के लिए एक गाड़ीवान से बात कर ली थी, जिसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए किराया भी अधिक मांगा था। मजबूर रज्जब ने अधिक किराया देना भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन पत्नी को ठंड लग रही थी, कपकपी छूट रही थी, गाड़ी में हवा लगने पर तबीयत और बिगड़ सकती थी। इसलिए वह गाड़ीवान से सौदा तय करने के बाद भी तबीयत ठीक होने का इंतजार कर रहा था। लगभग डेढ़ दो घंटे बाद कपकपी तो बंद हो गई, पर बुखार अभी तेज था। रज्जब ने जल्दी से पत्नी को गाड़ी में बैठाया और तेज चलाने के लिए कहा। गाड़ीवान बिगड़ गया और कहने लगा, वह इतने किराए में नहीं जाएगा, और ज़्यादा चाहिए। रज्जब को गुस्सा तो बहुत आया, पर क्रोध को काबू कर प्यार भरे स्वर में बोला, भैया मुसीबत तो सब पर आती है, ऐसे में आदमी ही आदमी के काम आता है। तुम्हारा भी घर परिवार है, कुछ तो दया करो। कसाई तो निर्दयी होते हैं। उसके मुंह से दया शब्द सुनकर गाड़ीवान हंसने लगा, परंतु उसने किराया कम नहीं किया। रज्जब के द्वारा किराया बढ़ाए जाने पर ही उसने गाड़ी चलाना शुरू किया। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में न था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को स्मरण हुआ कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है, और स्मरण हुआ कि गाड़ीवान का वह एक हट जिसके कारण उसको कुछ पैसे व्यर्थ ही और देने पड़े थे। उसे गाड़ीवान पर क्रोध था, परंतु उसको प्रकट करने की उस समय उसके मन में इच्छा ना थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरंभ किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। अभी 5-6 ही मील चले होंगे कि शाम होने लगी। आसपास कोई गांव भी नहीं था। पत्नी तेज बुखार के कारण अचेत थी। रज्जब के पास मोटी रकम भी थी, जिसे उसने अपनी अंटी में संभाला हुआ था। वह तो पत्नी के बुखार के कारण उसके कुछ रुपए खर्च हो गए थे, क्योंकि गाड़ी करनी पड़ी थी, वह भी ज़्यादा किराए पे। उसे गाड़ीवान पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर समय की नज़ाकत को देखते हुए अपने पर काबू रखे हुए था। कुछ दूर जाने पर रज्जब ने गाड़ीवान से बातचीत शुरू की। गाड़ीवान ने बताया कि यहाँ से बहुत दूर गांव मिलेगा, वहीं रात में पेड़ के नीचे रुक जाएंगे और कल सुबह ललितपुर चलेंगे। कल का पैसा फिर मांग उठना। कैसे मांग उठूंगा? किराया ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूंगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सेतमेत गाड़ी में बैठना चाहते थे? क्यों बे, क्या रुपया देकर भी सेतमेत का बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है। अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो साले को यहीं छुरी से काट कर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट करना नहीं चाहता था, परंतु शायद अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था, आसपास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अब निकला और अब निकला।
रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी कांप गई। ऐसा जान पड़ा मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही हो। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा, गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला कर कर गाँव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ाऊंगा। रुपये पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे ना जाऊंगा, कहीं सचमुच मार्ग में मार न डाले। रज्जब गाड़ीवान से नाराज तो था ही, कहने लगा, हाँ फिर कल को और किराया मांगने लगना। गाड़ीवान ने कहा कि जब वह एक बार ले चुका है तो क्यों मांगेगा। रज्जब ने कहा, जैसे आज एक बार तय हो जाने पर भी तुमने किराया बढ़ाने की हट की। बातचीत में उसे न चाहते हुए भी क्रोध आ गया और कहने लगा, रास्ते की बात है, यदि ललितपुर होता तो ठीक कर देता। गाड़ीवान ने कहा, क्या सेत में यानी मुफ्त में गाड़ी में बैठना चाहते हो। रज्जब बोला, क्यों बे, दुगना किराया देकर भी मुफ्त में बैठना कहलाता है। सुन ले, मेरा नाम रज्जब है, अगर ज़्यादा बोला तो यहीं काट कर फेंक दूंगा और खुद गाड़ी चलाकर ललितपुर चला जाऊंगा। जंगल का सुनसान रास्ता था, अंधेरा भी हो गया था। रज्जब की बात सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई। वह चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने निश्चय कर लिया कि गांव आते ही वह शोर मचाकर लोग इकट्ठे कर लेगा, भले ही उसे पैसे वापस करने पड़े, पर वह आगे नहीं जाएगा। यह तो कसाई है, कहीं वास्तव में उसे रास्ते में मार ना दे। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने ना देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या। अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर कंठ से निकला, खबरदार जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा, 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांध कर न जाने कहाँ से आ गए। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों को की ज्वारों पर एक लठ पटका और 2 दाएं बाएं आकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ, बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझसे कोई सरोकार नहीं। गाड़ी थोड़ी दूरी चली होगी कि बैल रुक गए। रज्जब ने देखा 4-5 आदमी बड़े बड़े डंडे लेकर जाने कहाँ से आ गए थे। उनमें से 2 व्यक्ति रज्जब पर हमला करने के लिए तैयार थे। गाड़ीवान तो गाड़ी छोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, मुझसे इस सवारी का कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद। कहानी का शेष भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर साहित्य पुस्तिका में लिखें।